हेलो थिंकर्स, स्वागत है आपका पॉलिटी के इस सेशन में। आज से हम भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी का डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इस टॉपिक का हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं? तो देखो, हम लक्ष्मीकांत को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें पहला टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो हम जब पढ़ेंगे समझेंगे भारत में जो अपने को संसद समझना है, फंडामेंटल राइट समझने हैं, और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक है। उनको समझने से पहले इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसी हुई है उनको समझना जरूरी है ना। भारत में कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, ब्रिटिश ने राज किया था, कौन कौन से एक्ट लेके आए थे, कौन कौन से उन्होंने रिफॉर्म किए है, किस प्रकार से हमारी पार्लियामेंट बनी थी, किस प्रकार से हमारे फ्रीडम फाइटर ने जो भी संविधान है वो बनाया था। तो उसके बाद में हमारी आज की पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई ना। तो उसको जानने से पहले हिस्ट्री को जानना जरूरी है। तो हिस्ट्री से जानने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि जो अंग्रेज आए थे उससे पहले भारत की स्थिति क्या थी। देखो, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें ये देखा होगा कि मुगल है वो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे मुगलों का डिक्लाइन हो रहा था। औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब ने कुछ ऐसी पॉलिसी चलाई थी, जैसे कि औरंगजेब था ना, वो काफ़ी अपनी पॉलिसी के प्रति अग्रेसिव था। उन्होंने दूसरे जो किंग थे उनको इतने राइट नहीं दिए थे, उनके साथ थोड़ा मिसबिहेव करते थे। तो इससे क्या हुआ, उनके खिलाफ भावना थी वो थोड़ी उन राजाओं में भी एग्रेसिव होने लगी। वो मुगल एम्पायर से नफरत करने लगे थे और अपने आप को एसेट करने लगे। तो औरंगजेब तो स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने कैसे कैसे करके संभाल लिया शासन। इनकी मृत्यु के पश्चात जो इनके उत्तराधिकारी बने वो इतने स्ट्रॉन्ग थे नहीं। फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो इनकी मृत्यु जैसी हुई, ये शासक पूरे मुगल एम्पायर को संभाल नहीं पाए और मुगल एम्पायर छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा और नए नए किंग उभरने लगे। जैसे नए एम्पायर की बात करें तो राजस्थान में राजपूताना नया एम्पायर बन के उभरा। उस मराठा में आप देखो, मराठा नया एम्पायर बन के उभरा। साथ में बंगाल है, अवध है, सिंध है, और अपना ये पंजाब जो सिख एम्पायर के रूप में नया एम्पायर बन के उभरा। तो ये सारे नए एम्पायर बन के उभरे। अब इसका परिणाम ये हुआ कि मुगल एम्पायर था वो कमजोर हो गया। इसी को देखते हुए उस टाइम में कुछ और बाहरी फोर्सेस भी आई। लाइक उस टाइम में कौन अपने ये देख सकते हो, पुर्तगाल आए, फ्रेंच आए, डच आए, और इसके साथ साथ में ब्रिटिश भी आए। अब इन सब के यहाँ पे आए तो ये सब ट्रेड करने के लिए आए थे। तो इनका धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा। इस राजनीति में इंटरेस्ट में एक दूसरे से वो हेट करने लगे, एक दूसरे के मध्य तनाव बढ़ा, तो एक दूसरे पर अटैक भी किया। जैसे फ्रेंच और ब्रिटिशर के बीच में युद्ध हुआ था, आप कर्नाटक वॉर के बारे में जानते ही होंगे। फाइनली सारी शक्तियाँ थी उनमें ब्रिटिशर एक अंतिम शक्ति के रूप में बची, बाकी शक्तियाँ वो खत्म हो गई। अब ब्रिटिशर ने क्या किया, बाकी शक्तियाँ तो खत्म हो ही गई थी। अब ब्रिटिशर धीरे धीरे वो भारत पर राज करना चाहते थे। राज मीन्स कि वो कैसे भी करके अपना हित सर्व करना चाहते थे। स्टार्टिंग में उनका ये इरादा नहीं था, वो तो ओनली ट्रेड करने आए थे। कब आए थे? सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई व्यापार करने के लिए। महारानी एलिजाबेथ ने इनको चार्टर दिया कि आप जाके व्यापार करो। फिर वो भारत आए। भारत में इन्होंने सूरत में पहली कोठी खोली और व्यापार करी थी। फिर इन सब देशों के साथ में टकराव हुआ, फ्रेंच वगैरह से। फाइनली ये अकेले बची। अब वो बंगाल में गई। बंगाल में वहाँ के राजा थे, उसमें 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। धीरे धीरे जो इन्होंने झूठ चालबाजी करी, कैसे भी करके खुद को अपना जो अधिकार था वो सर्व कर लिया, खुद की राइट को सर्व कर लिया। अब बंगाल में 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, तब तो वो इनडायरेक्टली वहाँ पे राज कर रहे थे। भारत के शासकों के तहत ही, जो बंगाल के नवाब थे उनके तहत ही ये राज कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनको लालच आ गई कि नहीं, अब जो भारत के शासक है वो तो पलट सकते हैं, तो अब खुद को ही कुछ करना होगा। खुद को करने के लिए बक्सर का युद्ध हुआ, तो इन्होंने डायरेक्टली ही शासन ले लिया अपने हाथ में। अब वो व्यापारिक कंपनी के साथ साथ वो भारत की पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेने लगे। इनको प्राप्त हो गई दीवानी राइट यानी राजस्व, रेवेन्यू प्राप्त करने के राइट हो गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के इनको रेवेन्यू प्राप्त करने के वो राइट प्राप्त हो गई। अब वो अच्छे से पैसे कमा रहे थे। अब ये जो पैसे कमा रहे थे तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनको लगा कि ये पैसे काफ़ी ज़्यादा कमा रहे हैं, कैसे भी करेंगे इनके ऊपर रेगुलेट करना जरूरी, नहीं तो कंपनी बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो इन पर रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा काफ़ी सारे एक्ट ला गई और इन्हीं एक्टों की श्रृंखला को आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक्ट चले थे 1773 से 1858 तक ये एक्ट चले थे, क्योंकि 1858 के बाद में तो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट आ जाती है, क्राउन रूल आ जाता है भारत में। जो 1857 की क्रांति हुई थी, आप जानते होंगे उसके बारे में। तो अब जानेंगे 1773 से 1858 तक कौन कौन से एक्ट आए थे, इनके क्या फीचर थे और अपने एग्जाम की दृष्टि से कैसे इंपॉर्टेंट है। जो पहला वो एक्ट था वो था 1773 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
रेगुलेटिंग एक्ट क्या था और उसके फीचर क्या थे, इसके बारे में जानेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो एक्ट था ईस्ट इंडिया की कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश की थी, भारत पर राज कर रही थी, तो इसके जो कार्य थे उसको रेगुलेट करने के लिए ये पहला प्रयास किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। कैसे भी करके ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करे। रेगुलेट करने की दिशा में पहला जो प्रयास था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसमें ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कार्य को रेगुलेट किया गया, नियमित किया गया, नियंत्रित किया गया। और नियंत्रित करने के लिए पहला कदम था, इस पॉइंट को आप याद रखोगे क्योंकि प्रीलिम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो पहला प्रयास कौन सा जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित या नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहला कदम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। साथ ही साथ इनके जो प्रशासनिक कार्य थे उनको भी मान्यता मिली। पहले तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कार्य नहीं करते, ओनली ट्रेड ही करते थे, लेकिन बाद में बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप भारत की जो पॉलिटिक्स है वहां पे भी इंटरेस्ट कर सकते। इनके राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को भी मान्यता मिल गई। अब वो भारत में प्रशासनिक कार्य भी कर सकते थे, राजनीतिक कार्य भी कर सकते थे। और तीसरा, इनके जो केंद्रीय सरकार थी उनका नहीं कि अब ब्रिटिश में बैठी एक सरकार है वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेगी और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रेगुलेट करेगी, इसके अधीन जो एरिया है उसको रेगुलेट करेगी। तो एक केंद्रीय शासन की नींव पड़ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की नींव पड़ गई। यहाँ से शुरुआत हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक केंद्र की ओर नींव पड़ी थी। अब इसके फीचर की बात करें तो देखो इसके फीचर 5 है। इन फीचर को आप याद रखना, प्री में क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी एग्जाम में आप देखोगे तो इससे रिलेटेड कहीं पे भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है 5 फीचर। पहला फीचर, बंगाल का गवर्नर बन गया गवर्नर जनरल। पहले था बंगाल में गवर्नर, मद्रास में गवर्नर और मुंबई में गवर्नर। पहले बंगाल गवर्नर, बम्बई गवर्नर और मद्रास गवर्नर। इसके बाद क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर था उसको कहा जाने लगा गवर्नर जनरल। अब बंगाल में जो गवर्नर था वो बन गया गवर्नर जनरल। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वो बना वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रहेगा, बंगाल का गवर्नर बन गया गवर्नर जनरल और पहला गवर्नर कौन बना, गवर्नर जनरल पहला कौन बनेगा, वो बना वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके साथ साथ इसकी हेल्प करने के लिए ये चीज याद रखना, ये कंफ्यूज करती है बार बार कि पहले मेंबर कितने थे, कौन से मेंबर बाद में ऐड किए गए, कौन से एक्ट के तहत किए गए। तो बंगाल में गवर्नर को गवर्नर जनरल बना गया, पहला गवर्नर जनरल बना था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसकी हेल्प करने के लिए 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी, 4 मेंबर की एक कार्यकारी परिषद बनी थी। 4 मेंबर की कार्य परिषद कब बनी थी, कौन से एक्ट में बनी थी, क्यों बनी थी। 4 मेंबर की कार्यकारी या एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए। कब बनी थी, 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनी थी। ये क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली बन सकता है। पहला, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, पहला गवर्नर जनरल था। और फिर याद रखना 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। दूसरा इसका पॉइंट है, फीचर है, वो है बंगाल, उसके बाद में बम्बई, उसके बाद में मद्रास। 3 प्रेसिडेंसी थी। अब जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी वो बन गई सुपीरियर, उसके अधीन आ गई मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई की प्रेसिडेंसी। अब वो पहले 3 स्वतंत्र थी, अब वो बम्बई और मद्रास है वो इसके अधीन आ गई। अब बात करेंगे हम तीसरे फीचर के बारे में। तीसरा फीचर था 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। पहला फीचर, बंगाल का गवर्नर बन गया गवर्नर जनरल, ठीक है। पहला कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग्स बना पहला गवर्नर जनरल और इसकी हेल्प करने के लिए 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई। दूसरा फीचर क्या था, दूसरा फीचर ये था कि जो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास तीनों पहले अलग अलग प्रेसिडेंसी थी, अब बंगाल प्रेसिडेंसी उसको सुपीरियर बना दिया गया, इसके गवर्नर जनरल को भी सुपीरियर बना दिया गया और बम्बई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी वो इसके अधीन ले आई गई। और तीसरा फीचर था वो था कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब ये सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए एक तो सीजे चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जज की नियुक्ति की गई। 3 फीचर समझ में आ गई। पहला गवर्नर जनरल बन गया वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा वो दोनों अधीन थे वो उसके अंतर्गत आ गई और तीसरा है वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 3 फीचर आपको समझ में आ गई। अब चौथे फीचर की बात करिए। कंपनी के पहले जो भी कर्मचारी थे, वर्कर थे, वो सेपरेटली काम करते थे, अलग से कंपनी के बाहर जाके भी अपना व्यापार कर सकते थे, ड्राइव ले सकते थे, गिफ्ट ले सकते थे। लेकिन इससे सबसे नुकसान होता था कंपनी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको टैक्स नहीं मिलता था, उनको नुकसान होता था। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अब सेपरेटली एक तो ट्रेड नहीं कर सकते, अलग से ट्रेड नहीं कर सकते, प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। तो दूसरा इनको ये बोला गया आप ना तो गिफ्ट ले सकते हो और ना रिश्वत ले सकते हो। आपको कोई गिफ्ट नहीं दे सकता, रिश्वत नहीं दे सकता, जिससे
अब जो भ्रष्टाचार होता है थोड़ा कम हो जाएगा। चौथा फीचर, पांचवा फीचर था इसके माध्यम से, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसका यूज आगे भी होगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, ये फीचर अच्छा है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई थी? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये क्या थी? कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। ये कंपनी की नागरिक, राजस्व और सैन्य मामले के लिए, आर्मी को देखेगी, कंपनी के जो रेवेन्यू से रिलेटेड मामले उन सबको रेगुलेट करेगी। ये फीचर आगे काम आएगा, इसको याद रखना। 5 फीचर थे। पहला, गवर्नर जनरल, जो वॉरेन हेस्टिंग्स बना, पहले था गवर्नर, अब बन गया गवर्नर जनरल। दूसरा फीचर, इसके साथ साथ 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी जो हेल्प करने के लिए। दूसरा फीचर, जो बॉम्बे मद्रास अलग थी वो इसके बीच में आ गई। तीसरा फीचर, कोलकाता में हाई सुप्रीम कोर्ट बन गया 1774 में। चौथा फीचर, ब्राइब लेने पर रोक लगा दिया। पांचवा फीचर, अलग से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। ये 5 फीचर याद रहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्ट की ओर। नेक्स्ट एक्ट था वो 1781 में आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से, क्योंकि 1774 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें काफ़ी कमियां थी। इस कमियों को दूर करने के लिए 1781 में आया सेटलमेंट एक्ट, लेकिन ये भी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ और इसमें इतने इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे भी नहीं। तो फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें इतने फीचर नहीं थे कि वो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रेगुलेट कर पाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसका मीनिंग यही है कि ब्रिटिश कंपनी को रेगुलेट करना, गड्ढे में डालना। पिट्स का मतलब गड्ढा होता है, गड्ढे में डालने के लिए एक्ट था। तो इसमें जो भी फीचर होंगे, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रेगुलेट करने के फीचर लाए जाएंगे। आप सिंपली ऐसे याद रखना कि पिट्स इंडिया एक्ट में जो भी फीचर होंगे वो, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, इस एक्ट में जो भी फीचर होंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ही लाए गए होंगे। अब पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि पहले तो ब्रिटिश इतना कंट्रोल कर नहीं पाए, तो लेके आई पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें ये हुआ था कि कैसे भी करके जो कंपनी थी ना उसके कार्य को रेगुलेट करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इसीलिए ब्रिटिश इंडिया ये पिट्स इंडिया एक्ट लेके आई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट पिट्स इंडिया एक्ट लेके आई थी। अब इसके कुछ फीचर को डिटेल में अध्ययन करोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा किस प्रकार से वो रेगुलेट करना चाह रहे थे। तो इसके फीचर की बात करें तो इसमें सबसे पहले ये था फीचर कि कंपनी के जो तो पहले क्या कंपनी कार्य करती, वाणिज्य कार्य ओनली ट्रेड करती थी, तो इसके कॉमर्शियल कार्य थे। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने पॉलिटिकल कार्य भी स्टार्ट कर दिए थे, पॉलिटिकल कार्य भी। तो अब इसमें क्या किया था, कंपनी जो कॉमर्शियल कार्य और पॉलिटिक, कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। कंपनी वाणिज्यिक कार्य अलग तरीके से करेगी और ये पॉलिटिकल यानी राजनीतिक कार्य वो अलग तरीके से करेगी, दोनों को सेपरेट कर दिया था। अब पहले आपने देखा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो पहले बना था 1773 के एक्ट में भी था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो कंपनी के वाणिज्यिक कार्य, मतलब कंपनी के कॉमर्शियल कार्यों को रेगुलेट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रेगुलेट करेगा कंपनी के वाणिज्यिक कार्य को। इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम के एक नया ऑर्गेनाइजेशन बोलो या फिर एक नई संस्था बनाई थी जो कंट्रोल करेगी कंपनी के राजनीतिक कार्यों को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी को लीड करते, डायरेक्टर से ही समझो, डायरेक्टर यानी निर्देशक, किससे यानी किसको निर्देश देने का काम कर, तो ये कंपनी के वाणिज्यिक कार्य को निर्देश देने का काम करेंगे। तो ये अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है तो समझ में आ जाएगा कि वो कंपनी के वाणिज्यिक कार्य यानी कॉमर्शियल कार्य को रेगुलेट करेंगे। वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करना है भाई, कंट्रोल करना है तो वो अच्छी चीज को कंट्रोल करेंगे ना, तो वो राजनीतिक कार्यों को कंट्रोल करने का काम करे। अब कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बनाया था ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये करेगा भारत इंडिया। देखो सबसे पहले क्या बात थी, इससे पहले था कहीं पे भी ये जिक्र नहीं हुआ था ब्रिटिश इंडिया, कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ था ब्रिटिश इंडिया। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया या फिर इंडिया कहा जाता था, लेकिन इस एक्ट में सबसे पहले मेंशन होता ब्रिटिश इंडिया। इस एक्ट में ये कहा गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो ब्रिटिश इंडिया की सभी जो एरिया है उसको रेगुलेट करेगा। सभी एरिया में इसके आर्मी, सिविल मामला है, आर्मी से रिलेटेड कोई मामला है, ठीक है, उसके साथ साथ रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी मामला है, उस सबको रिलेटेड इसको रेगुलेट करने का काम, सिर्फ देखने का काम करेगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या काम करेगा, तो ब्रिटिश इंडिया की सभी कार्यों की देखरेख करेगा। सिंपल सी चीज समझ में आ गई। सिंपल सी चीज ये कहना चाह रहा है कि 1773 का एक्ट था, उसमें तो ओनली था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। डायरेक्टर क्या था, निर्देश देना था, तो वाणिज्यिक कार्य, पॉलिटिकल कार्य को वो देखता था, तो इससे अच्छे से ब्रिटिश सरकार उसको रेगुलेट कर नहीं सकती थी। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें लेके आई बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इस एक्ट में पहला फीचर ये था कि कंपनी के जो वाणिज्यिक कार्य थे उसको कंपनी के जो
पॉलिटिकल राजनीतिक कार्य थे उनसे अलग कर दिया गया। वाणिज्यिक कार्य सेपरेट कर दिए गए किससे, पॉलिटिकल कार्यों से। वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल कार्य, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक कार्य, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, पहला फीचर। दूसरा, वाणिज्यिक कार्य की देखरेख करेगा, वो करेगा डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। COD से आप समझ सकते हो, कोई चीज मंगवाओ तो COD कर दो, और चीज मंगवाओगे तो किस में आएगा, वाणिज्यिक में। तो COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, रेगुलेट करेगा वाणिज्यिक कार्यों को। और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये रेगुलेट करेगा किसे, ये रेगुलेट करेगा कंपनी के पॉलिटिक कार्य को। दो फीचर थे इसमें ये। तीसरा फीचर ये था कि इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, वो ब्रिटिश इंडिया, पहले कहीं भी ब्रिटिश इंडिया मेंशन नहीं हुआ था, यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया मेंशन हो रहा है। ये चीज याद रखना, पहली बार ब्रिटिश इंडिया मेंशन कौन से एक्ट में हुआ था, तो 1784 1784 की ब्रिटिश इंडिया एक्ट में मेंशन हो रहा है पहली बार ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया की सिविल मामले हैं, सिविल मामले में लोगों से जुड़े मामले हैं, और रेवेन्यू से जुड़े मामले हैं, मिलिट्री से जुड़े मामले हैं, उन सभी की देखरेख करने का काम करेगा कौन, नियंत्रण बोर्ड। नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सिंपल सी चीज समझ में आ गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन सभी मामलों की देखरेख करेगा। ये एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों था, ये दो वजह से इंपॉर्टेंट था। पहला कि इसमें पहली बार ब्रिटिश इंडिया, भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र यानी ब्रिटिश इंडिया का जिक्र हुआ था पहली बार। इससे पहले कहीं भी ब्रिटिश इंडिया का जिक्र नहीं हुआ था। तो 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट में ब्रिटिश इंडिया जिक्र हुआ है। मैंने पहले भी इस पर फोकस किया था, तो इसीलिए किया था कि ब्रिटिश इंडिया का फोकस पहली बार जिक्र हुआ इसी एक्ट में हुआ था। साथ ही साथ कंपनी के शासन को रेगुलेट करने की, पूरी तरह से रेगुलेट करने की कोशिश किया। कंपनी का जो शासन था उसको ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरी तरह से रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी, वो भी इसी एक्ट में की गई थी। अब हम बात करेंगे 1833 के चार्टर एक्ट की। 1833 के चार्टर एक्ट की बात करें तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि देखो, इससे पहले क्या था कि ओनली प्रयास किया जा रहा था कैसे भी करके पावर को सेंट्रलाइज किया जाए, केंद्रित किया जाए, लेकिन इस एक्ट में पूरी तरह से केंद्रीकरण किया गया। इस एक्ट के बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूरी तरह से आ गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन आ गई थी। अब वो पूरी तरह से इसको हैंडल कर सकती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से हैंडल कर सकती है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण दिशा, सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण की दिशा में सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट था। ये पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया का, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भारत था उसका पूरी तरह से केंद्रीकरण कर दिया गया। इसके फीचर देखोगे तो आपको समझ भी आ जाए किस प्रकार से केंद्रीकरण किया गया था। तो पहले क्या था, बंगाल में था बंगाल का गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का गवर्नर था ओनली। 1773 में गवर्नर जनरल कर दिया गया इसको। जो कौन बने थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के पहले गवर्नर, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अब जो बंगाल के जो गवर्नर थे उसको नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करें, GOB, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अब क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले कौन थे, याद करो, याद रखना इसको। पहले थे विलियम बेटिंग। विलियम बेटिंग कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तीन चीजें, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, तीन चीजें पूछी जाती है अलग अलग से। वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विलियम बेटिंग। ये तीन चीजें अलग से हो जाती है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तीसरा पूछा था वॉइसरॉय। ये तीन चीजें अलग हो जाती है। वॉइसरॉय अलग है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अलग है, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अलग है। तीन चीजें अलग से होती है। तीन चीजों को याद रखना, तीन चीजों को अलग से याद रखना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल GOB आए तो क्या लिखोगे आप, वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया GOI आ गया, क्या लिखोगे, विलियम बेटिंग। और आ गया गवर्नर की जगह वॉइसरॉय आ गया, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। पहले वॉइसरॉय कौन थे, तो कैनिंग। विलियम बेटिंग, कैनिंग, ओए विलियम बेटिंग, कैनिंग। विलियम बेटिंग कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और कैनिंग कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ, देखो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, विलियम बेटिंग। कैनिंग कौन है, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। और पूछा गया बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, बंगाल का कौन है, तो हेस्टिंग्स। तीन चीजें अलग है, तीनों के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना है इनको। हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल, कैनिंग वॉइसरॉय है, और विलियम बेटिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। तीन चीजें समझ में आ गई। अब इस एक्ट के फीचर देख लेते हैं। तो इस एक्ट के फीचर की बात करें, इसमें क्या हुआ था, पहले अभी हमने समझा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाम दिया गया, और सभी जितने भी इसकी पावर थी, जितनी भी नागरिक बात करो, सिविल बात करो, सैन्य आर्मी से रिलेटेड हो, मिलिट्री की जितनी भी पावर है वो दे दी गई
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब एक तरफा राज करेगा। गवर्नर जनरल इंडिया है, उसके पास में सारी शक्तियां है। बंगाल के गवर्नर जनरल है, मद्रास के जो गवर्नर है, उनके पास अब कोई पावर है नहीं। बाकी सारी प्रेसिडेंसी है, उनके पास कोई पावर नहीं है, सारी लेके इसको दे देगी। ये एक तरफा राज कर सकता है। पूरा इतना स्ट्रांग बना दिया गया इसको कि पूरे भारत, जो ब्रिटिश भारत है, उस पर एक तरफा डिसीजन ले सकता है। काफी स्ट्रांग इसको बॉडी बना दी। इसीलिए तो कह रहे हैं सेंट्रलाइजेशन की दिशा में काफी स्ट्रांग कदम था। इससे पहले तो उनके पास भी कुछ पावर थी, मद्रास बम्बई के पास में, लेकिन इसके बाद में उनके पास कोई पावर नहीं बची। सब कुछ यही डील कर सकता। किसी पर क्या नियम बनाने, किसी रिलेटेड क्या बात करनी, तो सब डिसीजन कौन लेता था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके ऊपर कोई नहीं, डायरेक्ट इसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट आएगी। सेंट्रलाइजेशन का पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, कैसे सेंट्रलाइजेशन की धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इसमें तो पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन आ गया। वहां पे तो कोर्ट ऑफ वो डायरेक्टर लेके आए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेके आए थे, थोड़ा थोड़ा काम सेपरेट किया था, कुछ डील करनी थी, कुछ ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनको कुछ सूचना देने का काम था। लेकिन यहाँ तो जो गवर्नर ऑफ इंडिया है, उसके पास सारी शक्ति है, वो रेस्पॉन्सिबल है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। पूरी तरह से ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया इस पर। समझ में आ गई। और इसके बाद में ये भी आप देख रहे होंगे, दूसरा फीचर भी है कि जो बम्बई है, मद्रास है, उनके पास में लेजिस्लेचर की भी कुछ पावर थी। विधायिका लेजिस्लेचर में वो कानून बना सकते थे, कुछ काम कर सकते थे। लेकिन इसके बाद उनसे सारी वो पावर वो छीन ली गई है। अब वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अब सारे डिसीजन कौन लेगा? गवर्नर ऑफ इंडिया ही लेगा। तो ये देखो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, समझ रहे हो आप? यहाँ से वो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। और इससे पहले जो एक्ट बनाए जाते थे उनको क्या बोला था? रेगुलेटिंग एक्ट, नियामक कानून कहा जाता था। लेकिन इसके बाद में जो बने उनको या तो एक्ट ही बोला गया या अधिनियम। हिंदी में अधिनियम, इंग्लिश में एक्ट। 1887 का एक्ट है, 1857 का एक्ट है, 1861 का एक्ट है, तो डायरेक्ट एक्ट ही बन गया। पहले रेगुलेटिंग एक्ट है, चार्टर एक्ट है, इस प्रकार से कहा जाता था। तो ये नया सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसके साथ साथ इससे पहले कंपनी क्या था? ट्रेड करती थी, कॉमर्शियल कार्य भी करती थी। लेकिन इस एक्ट के बाद में उनके जो कॉमर्शियल कार्य थे उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब कंपनी ओनली ऑन केवल रूप से केवल ओनली क्या करती थी? प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बन गई थी। ओनली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम करेगी। प्रशासनिक कार्य सारे उसके बंद कर दिए गए। अब वो केवल प्रशासनिक कार्य न, ओनली प्रशासनिक कार्य करेगी। व्यापार एंड ट्रेड से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड कोई काम नहीं करेगी। प्रशासन में सारा ही आ गया ना, अब वो खुलेआम सब कुछ कर सकते। ये चीज आपको समझ में आ गई। पहला फीचर देख लिया, गवर्नर ऑफ इंडिया। पहले कौन बने थे? बेटिंग बने थे, विलियम बेटिंग। दूसरा फीचर, बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे, उनसे सारी शक्तियां ली गई। लेजिस्लेचर से रिलेटेड भी इससे कानून पहले बनते थे, उनको नियामक कानून, बाद में अधिनियम कहा जाने लगा। और कंपनी अब वो ओनली व्यापारिक कंपनी थी, उससे वो छीन लिया गया काम। अब वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बन गई थी। इसके तहत जो भी उसके उत्तराधिकारी थे ब्रिटिश के, वो ब्रिटिश को रेस्पॉन्सिबल थे, ब्रिटिश इंडिया को रेस्पॉन्सिबल थे। पूरा ब्रिटिश इंडिया को जो हैंडल कर रहा है, जो गवर्नर ऑफ इंडिया हैंडल कर रहा है, वो रेस्पॉन्सिबल किस लिए है, किसके प्रति है? वो ब्रिटिश क्राउन के प्रति रेस्पॉन्सिबल था। तो डायरेक्टली वो पूरा है, वो ब्रिटिश जो क्राउन है उसने पूरे भारत पर अपना एक तरफ से कब्जा ही कर लिया एक तरह से। और इसके तहत ये भी है कि 1800, ये देखो भारत एक सुधार की, इसको आप ऐसे देख सकते हो कि भारत के लिए अच्छा था कि 1833 का जो चार्टर एक्ट है ना, उसमें सिविल सर्विस के लिए ओपन एग्जाम करवाए जाने लगे। सिविल सर्विस है, उसका ओपन एग्जाम होगा। कोई भी इंडियन उसको चाहे तो एग्जाम दे सकता है, कोई भी इंडियन है वो एग्जाम दे सकता है। और इस एक्ट में ये भी कहा, किसी इंडियन को आप एग्जाम देने से रोक नहीं सकते। वो किसी भी पोस्ट पे कार्य कर सकता है, किसी भी ऑफिस में जाके कार्य कर सकता है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट वो चाहे तो हासिल कर सकता है। अगर उसमें टैलेंट है वो हासिल कर सकता है। तो ये इंडियन के लिए अच्छा था एक्ट। बट जो अंग्रेज थे, उनको तो पसंद आया नहीं कि इंडियन हमारा कैसे कंपेरिजन कर सकते। वो ये अगर पोस्ट लेने लग गई तो हम तो पीछे रह जाएंगे, उनको समझ आ जाएंगे हम उनके साथ गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने किया विरोध। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, पहले बन चुके थे, उनके लिए तो क्या था, वो तो कंपनी की ओर से काम करते थे, वो तो नहीं चाहते थे कोई इंडियन आगे बढ़े। तो उन्होंने विरोध किया, नहीं भाई आप है वो इंडियन को अलाउ मत करो, ओपन सिविल एग्जाम करवाओ, सिविल सर्विस एग्जाम करवाओ, बस इंडियन को अलाउ मत करो। अगर इंडियन यहाँ पे घुस गए तो हमारा तो कुछ बचेगा ही नहीं, हमको तो बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका विरोध किया। और 1833 में जो ओपन सिविल सर्विस एग्जाम के लिए जो वैकेंसी आई थी और इसका आयोजन शुरू होने वाला था, उसे वापस कैंसिल कर दिया गया, इस फीचर को हटा दिया गया। तो इस एक्ट के फीचर क्या है? पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, इससे पहले थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। पहला कौन था? तो विलियम बेटिंग जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, विलियम बेटिंग बना। तो उसके बाद इसको सारी पावर दे दी गई और बंगाल मद्रास थे उनसे सारी पावर छीन ली गई। इससे पहले नियामक कानून कहा जाता, इसके बाद को एक्ट कहा जाने लगा। कंपनी के ट्रेड के जो काम थे उसको बंद कर दिए गए। अब वो ओनली प्रशासनिक निकाय बन के रह गई, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बन के रह गई थी। इसके अलावा जो 1833 में सिविल सर्विस, 1833 में सिविल सर्विस के लिए ओपन एग्जाम स्टार्ट किया था, उसे भी बंद कर दिया गया क्योंकि विरोध करने लगे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर।
ठीक है, ये पूरा इस एक्ट के बारे में था। चल लेंगे आप नेक्स्ट एक्ट की ओर। अब हम जानेंगे 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो देखो 1853 के चार्टर एक्ट को जानने से पहले हम कुछ ऐसी चीजों को जान लेते हैं जो बार बार कंफ्यूजन क्रिएट करती है। क्या होता है कि कई बार ऐसी चीजें क्वेश्चन में आ जाती है कि ये फर्स्ट टाइम कब हुआ था, ये चीजें कब हुई थी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका प्रारंभ कब हुआ था, फर्स्ट ऐसे कई कंफ्यूजन क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए एक बार थोड़ा बहुत जान लेते हैं कौन कौन सी चीजें कब घटित हुई थी। तो देखो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 में बने थे। इनकी हेल्प करने के लिए 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी, बाद में फिर बनती है। तो ये चीज याद रखना, 4 मेंबर की पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी, वो बनी थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, चीज याद रखना। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये भी 1773 में। ये क्या करता था, वाणिज्यिक प्रशासनिक कार्य को देखता था, बाद में इसको ओनली वाणिज्यिक कार्य को लिए कर दिया गया। फिर 1784 की बात करें ब्रिटिश इंडिया एक्ट की, तो यहाँ पर बना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना जो क्या करेगा, पॉलिटिक राजनीतिक कार्यों को देखेगा। यहाँ पर कंपनी की राजनीतिक यानी राजनीतिक और वाणिज्यिक यानी पॉलिटिकल और कॉमर्शियल कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ये चीज यहाँ पे हो रही है। बाद में कुछ चीज और होगी तो कंफ्यूजन करती, तो वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को 1784 में अलग कर दिया था। 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत ही अलग कर दिया गया था। अब इसमें कुछ और भी हुआ था घटना, कुछ रिफॉर्म हुए थे, वो बाद में होते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसीलिए मैं पहले से आपको समझा रहा हूँ कि ये चीजें बाद में पूछे। तो 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन चुकी है, वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य ये अलग हो चुके हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन चुका है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बन चुका है। अब आते हैं 1853 जो 1853 का एक्ट है, उसके कुछ फीचर के बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, अपनी रिफॉर्म हुए थे उसकी दृष्टि से भी इसमें इंपॉर्टेंट फीचर है। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो इंपॉर्टेंट की बात करें तो क्या हुआ था कि पहले जो एक्ट बन रहे थे ना, वो इसके बाद के एक्ट, उसमें किसी को चार्टर एक्ट नहीं कहा गया। लेकिन यहाँ इससे पहले कुछ एक्ट बने थे चार्टर एक्ट, लेकिन ये लास्ट चार्टर एक्ट की बात करें तो चार्टर एक्ट लास्ट यही था। एक चार्टर देके एक्ट लाए थे, इससे चार्टर एक्ट कहा जाने लगा। तो चार्टर एक्ट अंतिम वो था, वो यही था। कौन सा, 1853 का एक्ट थे, वो लास्ट चार्टर एक्ट है। चीज समझ में आ गई चार्टर एक्ट की। अब इसके कुछ फीचर को वो अपन कर लेते हैं, जान लेते हैं फीचर के बारे में। तो इसकी फीचर की बात करें तो यहाँ से पहली बार क्या हुआ था, कंपनी के जो लेजिस्लेटिव यानी विधायी कार्य, लेजिस्लेचर से रिलेटेड कार्य करती थी कंपनी, और दूसरा काम करती थी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो लेजिस्लेटर से रिलेटेड काम थे, लेजिस्लेटिव यानी विधायी काम थी, यानी कि संसद में बैठना, एक्ट बनाना। उस टाइम संसद तो नहीं थी, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, विधायी परिषद, वहाँ पे बैठ के एक्ट वगैरह बनाना। तो उसके कार्य को अलग कर दिया गया। और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रशासनिक कार्य थे, उनको अलग कर दिया गया। प्रशासनिक कार्य में क्या था, जो भी एक्ट बना उसको लागू करवाना। अभी भी प्रशासनिक कार्य अलग है, विधायी कार्य अलग है, एग्जीक्यूटिव है वो एक्ट बनाती है, एडमिनिस्ट्रेशन है उसे लागू करता है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है, ये वहां से अलग अलग कर दिया गया था। समय वाणिज्यिक को देखो, मैं अभी इसीलिए बोला था वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य को वहां अलग कर दिया था 1784 में, 1784 में वो एक्ट अलग कर दिया गया था, वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को। यहाँ पे अलग किया जा रहा है, विधायी यानी लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक, दोनों कार्यों को यहाँ अलग अलग किया जा रहा है। इसी के अलावा जो देखो पहले हमारी एक काउंसिल बन चुकी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, उसके बाद में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। तो उसमें 4 मेंबर थे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, कहाँ थे, 1773 की बात करें तो वहाँ पे 4 मेंबर थे। लेकिन यहाँ इस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 6 नए मेंबर ऐड कर दिए गए। पहले 4 थे, अब 6 नए और ऐड कर दिए गए, टोटल मेंबर हो गए 10। तो 6 नए मेंबर कब ऐड कर दिए, 1853 में, 1853 के चार्टर एक्ट में 6 नए मेंबर ऐड कर दिए गए। और इसे अब कहा जाने लगा इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, भारतीय विधान परिषद कहा जाने लगा। अब ये क्या काम कैसे कर रही है, ये काम कर रही है एक प्रकार से छोटी संसद होती है ना, छोटी पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट की तरह एक्ट करने लगी। पार्लियामेंट जैसे डिस्कस करती है, डिबेट करती है, एक्ट बनाती है, उसी प्रकार से ये भी कार्य करने लगी। जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो उस टाइम में फंक्शन होते थे, इसी प्रकार के यहाँ पे भी फंक्शन हुए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसी के अलावा इस बात करें ना तो इसमें देखो पहले क्या होता था, पहले स्थानीय जो लोकल लीडरशिप थी उनको तो शामिल किया ही नहीं जाता था। लेकिन इसके बाद में जो लोकल लोग थे, लोकल जो जैसे बंगाल, मद्रास, बम्बई, ये प्रेसिडेंसी थी, यहाँ से भी लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाने लगा केंद्रीय विधान परिषद। ये सेंट्रलाइजेशन की ओर तो बहुत ज्यादा हो गया, तो पूरा सेंट्रलाइज ही हो गया। लेकिन इसमें शामिल किया जाना लोकल जो लीडर थे, लोकल लीडर में उस टाइम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। लेकिन वो कौन सी प्रेसिडेंसी थी, बंगाल है, मुंबई है और मद्रास है, इन प्रेसिडेंसी की
रिप्रेजेंटेटिव को भी इसमें शामिल किया जाने लगा। तो दूसरे फीचर की बात यही करते हैं कि इसमें कंपनी के शासन को विस्तारित किया और इसमें जो लोकल थे उसमें से 6 टोटल कितने गवर्नर काउंसिल में शामिल किए जाने, गवर्नर ऑफ इंडिया की काउंसिल में टोटल 6 मेंबर को शामिल किया जाना था। 6 में से 4 कहाँ से आ रहे हैं, एक तो आ रहा बम्बई से आया है, एक मद्रास से आ रहा है, एक बंगाल से आ रहा है और एक आगरा। 4 प्रांत से, वो भी इलेक्ट होके, चारों का चुनाव हुआ, चारों का इलेक्शन हुआ, 4 इलेक्ट होके जो गवर्नर ऑफ इंडिया की काउंसिल थी उसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये तो रिफॉर्म की ओर अच्छा कदम आगे हुआ था कि धीरे धीरे यहाँ पे इलेक्शन भी होने लगे थे छोटे लेवल पे, मतलब इससे नहीं कि प्रॉपरली इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन होके भी, इलेक्ट होके भी कुछ लोग इसमें शामिल हुए थे। 6 में से 4 हुए थे, वो इन प्रेसिडेंसियों से हुए थे। इसके नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इसमें देखो 1833 में क्या हुआ था, सिविल सेवा के लिए ओपन एग्जाम होने लगे थे, भारतीयों को शामिल करने का भी प्रयास हुआ था, अच्छा कदम हुआ था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने विरोध किया तो उस फीचर को खत्म कर दिया गया और इसको अप्लाई नहीं किया गया। लेकिन 1853 में फिर से 1853 में इस जो प्रोविजन था इसको वापस लाया गया कि अब ओपन सिविल सेवा की एग्जाम होगी, सिविल सर्विस की ओपन एग्जाम होगी, भारतीय भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और भारतीयों को शामिल करने के लिए एक मेकाले समिति काफी इंपॉर्टेंट है। आप हिस्ट्री में इस पे बारे में पढ़ा भी होगा और पढ़ भी लेना, काफी इंपॉर्टेंट समिति, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेकाले समिति आज भी कहा जाता है, मेकाले समिति का बहुत अच्छा रोल रहा था भारत से रिलेटेड। कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि इसने तो इंग्लिश जो शासन था उसको थोप दिया था भारतीयों पर के माइंड पर। देखो कुल मिला के इनका टारगेट यह था कैसे करके भारत में कुछ ऐसे लोगों को तैयार करना जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके रूल को भारत में लागू कर सके, वो आगे बढ़ाने में हेल्प कर सके। तो इसीलिए वो ऐसे रिफॉर्म लेके आ रहे थे। रिफॉर्म लाने का ये मतलब नहीं था कि वो भारतीयों के लिए कुछ अच्छा करे, उनका टारगेट था कि ऐसे कुछ लोग हो जो लैंग्वेज से वाकिफ हो और भारत में ब्रिटिश जो रूल है, ब्रिटिश कानून है, या ब्रिटिश जो आगे भविष्य में ब्रिटिश अपना शासन बना के रखती है तो इस शासन को बनाए रखने में हेल्प कर सके, इसीलिए वो ऐसे कानून लेके आ रहे थे। तो ओपन सिविल सेवा लेके आए, इसमें इंग्लिश जो एग्जाम थे, इंग्लिश पैटर्न थे, इंग्लिश लैंग्वेज थी, इसको बढ़ावा देने के लिए मेकाले समिति बनाई और इसने काफी रिफॉर्म लाके भारत में सिविल सेवा सर्विस को ओपन करने की जवाबदेही निभाई। तो मेकाले समिति को आप याद रख सकते हो। तीसरा फीचर ये है कि ओपन सिविल सेवा का प्रारंभ यहीं से हुआ था, पहले वहाँ पे लाया, वहाँ खारिज कर दिया, ओपन सिविल सेवा का प्रारंभ यहाँ पे हुआ और इसके लिए मेकाले समिति की भी नियुक्ति की गई। मेकाले समिति कौन से एक्ट में बनी थी, वो 1853 की जो चार्टर एक्ट था उसमें बनी थी मेकाले समिति। काम क्या था, सिविल सेवा भारत में जो अपनाई जाएगी उससे रिलेटेड काम करना, ठीक है। और इसने जो कंपनी के जो वो शासन चल रहा था भारत में उसको कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। पहले क्या करता थे, टाइम तो एक्सटेंड किया जाता, उसमें साथ में डेट दी जाती थी कि आप 10 सालों तक और एक काम कर लो भारत में, 10 सालों तक और काम, ऐसे 10 साल या 15 साल कुछ भी टाइम देके बताया जाता, इतने टाइम तक आप भारत में राज करोगे। इस एक्ट में ये तो बोला गया कि आप टाइम तक काम करोगे, भारत में आप अपना शासन बनाए रखो, लेकिन टाइम नहीं बताया गया कितने टाइम तक का राज। कल को अगर ब्रिटिश चाहिए तो दूसरे दिन भी इससे सीधा शासन छीन सकती थी। इसीलिए यहाँ से लोगों को पता था, यहाँ से भी क्लियर हिंट था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश क्राउन है, वो कभी भी कंपनी के शासन को हटा सकती है। तो इसके फीचर आप याद रखना। पहला फीचर है कि इसने गवर्नर जनरल के जो विधायी लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों को अलग कर दिया गया। लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन के दोनों कार्य थे उनको अलग कर दिया गया। विधान परिषद जो थी लेजिस्लेचर काउंसिल, उसमें 6 मेंबर और ऐड किए गए जिसे भारतीय विधान परिषद, इंडियन लेजिस्लेचर काउंसिल कहा गया। ये छोटी पार्लियामेंट की तरह एक्ट करने लगी। इसके लिए कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की भी जरूरत पड़ने लगी, मिशनरी जो काम कर सके उनकी भी जरूरत कर सके। और सिविल सर्विस, ओपन सिविल सर्विस की शुरुआत हुई। इसके लिए मेकाले समिति भी बनाएगी, ये भी फीचर है इसका। और इसके अलावा कंपनी के शासन जो था, रूल था, उसे भारत में एक्सटेंड किया, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया कब तक आप शासन कर सकते हो। साथ ही साथ में पहली बार जो विधान परिषद के सदस्य थे उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें 6 में से 4 थे, वो 4 प्रेसिडेंसियों से थे। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी, चारों का चुनाव हुआ था। ये बंगाल, मुंबई, मद्रास और आगरा से चारों का चुनाव हुआ और चारों को शामिल किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की विधान परिषद में। ये पूरा इस एक्ट के फीचर थे। सारे एक्टों के फीचर आप रख लेना। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।